इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, साथ ही साथ हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा की मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 साल के लिए वैलिड रहती है और 249 रुपीज़ में ले सकते हैं। करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए और 249 रुपीज़ में भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा यदि आप CAF10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं। तो ये PDF कोर्स बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और ये कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द नरोपा फेस्टिवल और कुंभ ऑफ हिमालयाज सेलिब्रेटेड? नरोपा महोत्सव या हिमालय का कुंभ कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और सेम क्वेश्चन हम डेली आपसे टेलीग्राम पर भी पूछते हैं, वहाँ पर आपको इसका राइट आंसर भी मिल जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से हमारा ग्रुप है, करंट अफेयर्स फंडा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बेंजामिन नेतन्याहू। आपको जानना चाहिए, बेंजामिन बीबी नेतन्याहू ये इसराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं 6वीं बार, और जो सरकार बनी है ये मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट बताई जा रही है इसराइल के इतिहास की। आपको जानना चाहिए, इससे पहले 1996 से 1999 और 2009 से 2021 के बीच में भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अगर कहने के लिए तो इनका ये तीसरा टर्म है, लेकिन 6वीं बार इन्होंने शपथ ली है। क्योंकि अब देखिए, 2009 से 2021 के बीच में जब रहे, कई बार ऐसा हुआ जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर दोबारा इनको चुना गया, फिर इस्तीफ़ा दिया, फिर इन्हें चुना गया। तो इस तरह से तो 6th टाइम लिया है। और अगर हम टेन्योर की बात करें तो ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये लिक्विड नेशनल लिबरल मूवमेंट के चेयरमैन हैं। आपको जानना चाहिए, इसराइल की 37th गवर्नमेंट है जिसने 30 दिसंबर को शपथ ली है। अच्छा, इसमें अल्ट्रा नेशनलिस्ट एंड अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो इस पार्टी शामिल है। अल्ट्रा नेशनलिस्ट का मतलब आप समझते हैं, नेशनलिस्ट तो वही हो गया जिसको अपने देश से प्यार हो और उसको प्राउड फील करता हो। अल्ट्रा जब जुड़ जाता है इसका मतलब एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, तो ये अच्छे में भी आप काउंट कर सकते हैं और एक तरह से बैड एस्पेक्ट में भी इसको आप कर सकते हैं। क्योंकि जब अल्ट्रा हो जाता है तो कहीं कहीं देखने के लिए मिला है, कुछ कंट्रीज़ में अल्ट्रा नेशनलिस्ट वायलेंस में भी शामिल होते हैं और कई बार केवल पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करने के लिए भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट जाने जाते हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है, 2 लोग हैं, एक अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करता है और अगर अल्ट्रा हम जोड़ेंगे तो हर एक चीज़ फॉलो करता है बहुत सख्ताई से, बहुत कट्टरता से। और यदि दूसरा जो व्यक्ति है वो भी उसी धर्म को फॉलो करता है लेकिन उतनी कट्टरता से नहीं करता है या फिर हर एक चीज़ उसकी फॉलो नहीं करता है, तो उसको वो एक्सक्लूड करने लग जाते हैं, कहने लगते हैं कि नहीं, ये हमारे धर्म का नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। अच्छा, यहाँ के जो यहाँ के फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं अमीर ओहाना, इन्हें इसराइल का स्पीकर बनाया गया है पार्लियामेंट का। आपको जानना चाहिए, जो ये नेतन्याहू हैं ये इसराइल की इतिहास के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मतलब अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है नेसेट, इसमें 120 मेंबर होते हैं और 63 मेंबर्स का सपोर्ट नेतन्याहू को प्राप्त है। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ विच मिसाइल फ्रॉम Su-30 Mark 1 एयरक्राफ्ट इन द बे ऑफ बंगाल रीजन? भारतीय वायुसेना ने बंगाली खाड़ी क्षेत्र में सुकोई 30 Mark 1 विमान से किस
मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ब्रह्मोस। तो आपको जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन सक्सेसफुली फायर्ड किया है सुखोई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट से, जिसमें कि एक शिप को टारगेट किया गया है। आपको बता दें ये जो पूरा टेस्ट फायर किया गया इसको, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में किया गया है। ऐसा ही पूछा जा सकता है किस रीजन में किया, अरब सागर में किया या फिर बे ऑफ बंगाल रीजन में किया, किस रीजन में किया। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च्ड प्रहरी ऐप 4। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किसके लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए बीएसएफ है। आपको जानना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जो जवान हैं उनके लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ अब जवान पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो अकोमोडेशन है, आयुष्मान सीएपीएफ है और जो लीव्स हैं उनके बारे में जानकारी मोबाइल पर पा सकते हैं। साथ ही साथ जीपीएफ हो या फिर बायोडेटा या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल हो या फिर इनसे जुड़ी जो वेलफेयर स्कीम्स हो वे हों, उनके बारे में भी डेटा इस ऐप पर पा सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो पोर्टल है उससे भी जुड़ सकते हैं। आपको जानना चाहिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम पंकज कुमार सिंह है, लेकिन ये रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर यानी कि आज के दिन। और सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं सुजोय लाल थाउसेन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है बीएसएफ के डीजी का। अच्छा, बात कर लेते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की, क्योंकि उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, उन्होंने लॉन्च किया है। तो एक और इन्होंने एक मेगा डेयरी इन्होंने इनोग्रेट की है कर्नाटक में। मांड्या मिल्क यूनियन लिमिटेड द्वारा ये मेगा डेयरी इस्टेब्लिश की गई है 260 करोड़ रुपए की लागत से। कहाँ पर? मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस हैलिट मेडल? प्रतिष्ठित हैलिट मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है फैजल रहमान। आपको जानना चाहिए इंडियन डॉक्टर हैं फैजल रहमान, तो इन्होंने MRCS यानी कि मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स पार्ट ए इंटरनेशनल एग्जाम में स्टेलर परफॉर्मेंस दी है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और जो डॉक्टर फैजल है ये एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन है। इन्हें प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित हैलिट मेडल दिया गया है, साथ ही इंटर कॉलेजिएट प्राइज भी दिया गया है क्योंकि इन्होंने इस एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है। इंग्लैंड से संबंधित है ये एग्ज़ाम और ये फर्स्ट इंडियन है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो हैलिट मेडल है इसे सर फ्रेडरिक ग्रेविल हैलिट के नाम पर रखा गया है और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन इंग्लैंड के द्वारा। विच नेबरिंग कंट्री to India inaugurated its first ever metro rail line in its capital? भारतीय किस पड़ोसी देश ने अपनी राजधानी में अपनी पहली मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश है। तो ढाका जो कि बांग्लादेशी कैपिटल है, इसे अपना फर्स्ट एवर मेट्रो रेल लाइन मिली है जो कि दियाबरी से अगरगांव के बीच में चल रही है। तो पूरा अर्बन रेल प्रोजेक्ट है ये। इसकी लाइन 6 इनोग्रेट की गई है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा। तो बांग्लादेश का जो मास रैपिड ट्रांसिट है MRT, तो उसके तहत इसे इनोग्रेट किया गया है इस रेल लाइन को। विच कंट्री टू कमेमोरेट द 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज रिलीज्ड अ डेडिकेटेड स्टाम्प? भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस देश ने एक समर्पित डाक टिकट जारी किया है? तो ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है सर्बिया। तो विच कंट्री टू कमेमोरेट द 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज रिलीज्ड अ डेडिकेटेड स्टाम्प? राइट आंसर इज ऑप्शन बी सर्बिया। तो देखिए सर्बिया का जो पोस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, इससे संबंधित एक डेडिकेटेड स्टाम्प रिलीज किया है। सर्बिया के बारे में आपको जानना चाहिए। प्रेसिडेंट यहाँ पर एलेक्जेंडर व्यूसिच हैं और कैपिटल बेलग्राड है। करेंसी है यहाँ की सर्बियन दिनार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कॉल्ड? व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए फिस्कल डेफिसिट। तो देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है।
इसमें बताया गया कि जो गवर्नमेंट की फिजिकल डिफिसिट है नवंबर के एंड में, ये फुल ईयर बजट एस्टिमेट का 59% पहुंच चुकी है। अगर हम एक्चुअल टर्म में बात करें तो फिजिकल डिफिसिट यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ये अप्रैल से नवंबर पीरियड, अब अप्रैल से नवंबर तक के बीच का जो पीरियड है 2022-23 में, ये 9,78,154 करोड़ रुपीस रहा है फिजिकल डिफिसिट अप्रैल से नवंबर के बीच में। 2022-23 के लिए जो फिजिकल डिफिसिट है वो 16.61 लाख करोड़ एस्टिमेट किया जा रहा है, यानी कि जीडीपी का 6.4%। तो ऊपर वाला जो आपको बताया गया दूसरे पैराग्राफ में, ये अप्रैल से नवंबर का है, और अगर हम फुल ईयर की बात करें तो ये 16.61 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है। The Prime Minister Narendra Modi flagged off the 7th वंदे भारत एक्सप्रेस इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल है। आपको जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7th वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जो कि हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करता है। कहाँ पर दिखाई गई हरी झंडी? हावड़ा रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल में। आपको जानना चाहिए इन्होंने जोका तरातला स्ट्रेच, जो कि जोका एस्प्लैनेड मेट्रो प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, इसको भी इनॉग्रेट किया है, और साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की भी आधारशिला इन्होंने रखी है। RBI has imposed a penalty of what amount on Mind Solutions Private Limited for not complying with the guidelines on trades? ट्रेड्स पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए RBI ने माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 13.90 लाख रुपीस। तो जानेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 13.90 लाख रुपीस का पेनल्टी लगाई है माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम्स से संबंधित कुछ RBI की गाइडलाइंस है, उनका पालन नहीं किया गया है। तो 13,90,000 का फाइन लगा है। आपको जानना चाहिए जो पेनल्टी लगाई गई है, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की सेक्शन 30 के तहत RBI द्वारा लगाई गई। तो क्यों लगाई गई है? देखिए, ट्रेड्स ऑपरेटर पर जो ये माइंड सॉल्यूशन है, इसकी जो नॉन प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, ये 10% से क्रॉस कर गई थी, जबकि सेंट्रल बैंक के अनुसार जो नॉन प्रोमोटर्स हैं उनकी जो उनकी शेयर होल्डिंग है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ट्रेड ऑपरेटर्स के लिए। विच FMCG हैज़ एक्वायर्ड 51% स्टेक इन लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड? किस FMCG ने लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रिलायंस कंज्यूमर। तो जानेगा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एक FMCG आर्म है, इसने 51% स्टेक एक्वायर किया है लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड में 74 करोड़ रुपीस में। इसी तरह की और खबरें हम देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ओवरसीज होल्डिंग्स लिमिटेड, इन्होंने जोकेल्स टी पैकर्स इसमें 23.3% स्टेक एक्वायर किए हैं। ये जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ओवरसीज होल्डिंग लिमिटेड है, ये टाटा कंज्यूमर की सब्सिडरी है। अडानी ग्रुप ने NDTV में जो प्रणॉय रॉय हैं और उनकी वाइफ हैं राधिका रॉय, दोनों ही NDTV के फाउंडर्स रहे हैं, तो इनसे 27.26% इक्विटी स्टेक एक्वायर कर लिए हैं 600 करोड़ रुपीज़ में। साथ ही आपको जानना चाहिए ग्रिड डायनामिक्स, जो कि एक US बेस्ड डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है और इसका डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में है, इसने US बेस्ड म्यूचुअल मोबाइल इसको एक्वायर किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनोग्रेटेड फेज 1 ऑफ द न्यू जुआरी ब्रिज इन विच स्टेट? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में न्यू जुआरी ब्रिज के पहले चरण का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए गोवा है। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने न्यू जुआरी ब्रिज जो कि गोवा में है, इसके फेज 1 को इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है, तो उस ट्रैफिक को ही थोड़ा हल्का करने के लिए जुआरी रिवर है यहाँ पर गोवा में, तो इस पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है।
गोवा की अगर हम बात करते हैं, कैपिटल पणजी है, गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हैं, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी एंड बॉम्बे in collaboration with which universities to build a low-cost technology to check the quality of potable and other water in India। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी और बॉम्बे ने किन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारत में पीने योग्य और अन्य पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए कम लागत वाली तकनीक का निर्माण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। तो जानिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इन्होंने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर भारत में जो पोर्टेबल वाटर है या फिर और भी जो वाटर है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी ये बिल्ड कर रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है लोटस इंडो यूरोपियन प्रोजेक्ट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूरोपियन कमीशन का एक इनिशिएटिव है। Gross NPA ratio of banks has declined sequentially to what percent as of September 2022 from the peak levels of around 9% in 2017-18। 2017-18 में लगभग 9% के चरम स्तर से सितंबर 2022 तक बैंकों का सकल NPA अनुपात क्रमिक रूप से घटकर कितने प्रतिशत हो गया? सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, 5%। देखिए, आरबीआई की पूरी रिपोर्ट है, हर एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, 2017-18 की अगर हम बात करें तो ग्रोस एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशो जो बैंक्स का रहा ये 9% रहा 2017-18 में, लेकिन अब सितंबर 2022 तक ही 5% हो चुका है। ऐसा कहा गया आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में दिसंबर 2022 में रिलीज की गई है। साथ ही जो नेट एनपीए है ये अपने 10 साल के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं, 1.3% पहुंच चुके हैं, जिनमें कि जो प्राइवेट बैंकर्स हैं उनका जो नेट एनपीए है ये 1% से भी बिलो है। आरबीआई के डेटा की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक का जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ये भी 7 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, और जो नेट एनपीए है ये 1 दशक के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि जो प्रोविजन कवरेज रेशो है बैंक्स का ये काफ़ी स्टेडली बढ़ा है पिछले साल मार्च के महीने से, और सितंबर 2022 क्वार्टर तक ये 71.5% हो गया है। सेम यही प्रोविजन कवरेज रेशो जो प्राइवेट बैंक्स का है, फॉरेन बैंक्स का है, ये 75% से भी ज़्यादा का हो गया है। प्रोविजन कवरेज रेशो का मतलब होता है जैसे बैंक्स को क्या होता है, लॉसेस होते हैं बैड डेट्स की वजह से, जो बैड लोन्स हो देते हैं, जो लोन्स बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लॉस होते हैं वो। तो बैंक क्या करता है, जो बैंक को प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रख लेता है, एक फंड उसका बना लेता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन कवरेज फंड। मतलब आपने टोटल प्रॉफिट का कितना पैसा अलग से निकाल के रखा वो हो जाता है प्रोविजन कवरेज रेशो। तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छी बात होती है। साथ ही आपको ये जानना चाहिए जो टोटल एडवांसेस दिए गए हैं, टोटल लोन्स वगैरह दिए गए हैं 2021-22 में, उसमें जो लार्ज बोरोवर अकाउंट्स हैं यानी कि जिनका टोटल एक्सपोजर 5 करोड़ या इससे ज़्यादा का है, वो 47.8% ऐसे लोग हैं, इनको दिया गया है टोटल एडवांसेस 2021-22 में, जबकि 2020-21 में 48.4% ऐसे लोग थे जिन्हें दिया गया था। और इनका जो शेयर है टोटल एनपीए में ये भी डिक्लाइन हुआ है, 63.4% रहा है, जबकि पहले 66.4% था। अब कितना है, 63.4%। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड्स हुए हैं उनकी जो एग्रीगेट अमाउंट है इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिली है, 46% गिरावट देखने के लिए मिली है। और जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है ये, इसके फर्स्ट हाफ में 19,485 करोड़ रुपए इसकी अमाउंट रही है, जो फ्रॉड हुए हैं इसकी अमाउंट रही है, जबकि जो एक साल पहले ये 36,316 करोड़ रुपए था। और जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हैं इनकी संख्या बढ़ी है, ये 33% हायर रहे हैं, 5,406 रहे हैं, जबकि पिछले साल 4,069 थे। ऐसा कहा गया है आरबीआई की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-22, इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडिया किसके द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई के द्वारा।
अच्छा, अगर हम पूरे साल की बात करें, ऊपर सबसे पहले वाले पैराग्राफ में तो हमने फर्स्ट हाफ की बात करी, लेकिन यदि हम पूरे साल की बात करें फिजिकल 22 की, तो एग्रीगेट अमाउंट जो है, जो फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है, वो रहा 60,389 करोड़ रुपीस का, यानी कि 56% लो रहा है फिजिकल ईयर 21 से अगर हम कंपेयर करें। वहाँ पर 1,07,828 करोड़ रुपए था। साथ ही जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स हैं फिजिकल 22 में, ये अप हुए हैं, 24% से अप हुए हैं, 9,102 रहे हैं, जबकि फिजिकल 21 में 7,358 थे। तो केसेस तो ज़्यादा रहे लेकिन अमाउंट कम रही है। नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स द्वारा रिपोर्ट किए गए वो ज़्यादा रहे अगर हम कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर बैंक से, लेकिन जो अमाउंट इन्वॉल्व है, फ्रॉड अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा रही है। आ रही है बात आपको समझ में? 66.7% रहा 2021-22 में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा रिकवर्ड किए गए, इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 18.4% ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है, जो टोटल अमाउंट है, जो एनपी है, उसका 18.4% शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने रिकवर किया है फिजिकल ईयर 22 में, जबकि फिजिकल ईयर 21 में 14% ही रिकवर कर पाए थे। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन्होंने 64,229 करोड़ रुपए फिजिकल ईयर 21 में रिकवर किया था, है ना। और आपको जानना चाहिए सब अच्छा ये भी जानना चाहिए फिजिकल ईयर 22 में कितना रिकवर किया गया है, 89,661 करोड़ रुपीस। ऊपर वाला तो फिजिकल 21 में था और जो फिजिकल 22 में है ये 89,661 करोड़ रुपीस है। इसमें साथ ही ये भी बताया गया है कि अच्छा किस मेथड से सबसे ज़्यादा रिकवरी की गई है, तो ये इन्होंने किया है सबसे ज़्यादा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रूट के थ्रू, 53% इस के थ्रू इन्होंने किया। उसके बाद फिर सरफेसी एक्ट जो है उसके थ्रू 30.5% रिकवरी की गई है। फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उससे 13.5% और लोक अदालत के थ्रू 3%। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिकवरी किस रूट के थ्रू की गई। साथ ही आपको जानना चाहिए बैंकों पर जो पेनल्टी लगती है बैंक्स पर या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर, तो ये भी 3 गुना बढ़ गई है, 189 ये रही, 189 बार पेनल्टी लगाई गई फिजिकल 22 में। और जो अमाउंट रहा वो 65.32 करोड़ रुपीस का रहा है, जबकि फिजिकल 21 में आरबीआई ने 31.36 करोड़ रुपीस की पेनल्टीज लगाई थी 61 रेगुलेटेड एंटिटीज पर। पूरे साल में एवरेज पर इंस्टेंस पेनल्टी ये हाईएस्ट रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, जबकि लोवेस्ट रही है कोऑपरेटिव बैंक्स पर। जो पेनल्टी लगाई है सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक पर, सबसे कम कोऑपरेटिव बैंक्स पर। फिजिकल 22 में आरबीआई ने जो मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है वो 29.39 करोड़ रुपीस की लगाई है 16 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर, और 17.55 करोड़ रुपीस की लगाई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर, और 12.10 करोड़ रुपीस लगाई है 145 कोऑपरेटिव बैंक्स पर। साथ ही आपको जानना चाहिए अप्रैल 2017 में आरबीआई ने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इसको सेटअप किया था। नितिन मनमोहन who passed away recently was an eminent personality in which field? नितिन मनमोहन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के विपुल व्यक्तित्व थे? सही आंसर ऑप्शन डी फिल्म इंडस्ट्री है। आपको जानना चाहिए नितिन मनमोहन ये प्रोड्यूसर रहे, डायरेक्टर रहे, स्क्रीन राइटर रहे इंडिया के, और खासकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में काफ़ी काम किया है। 62 की एज में इनका निधन हो गया है। अदर ऑबिचुरीज हम देखेंगे, अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर रही कैथी विटवर्थ, इनका भी हाल ही में 83 की एज में निधन हो गया, और इन्होंने 88 LPGA टूर टूर्नामेंट जीते थे जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मदर हैं हीराबेन मोदी, इनका 100 की एज में निधन हो गया है। श्रीभाष्यम विजय सारथी ये पोइट्री के लिए जाना जाते थे, खास करके संस्कृत तेलुगु में इन्होंने 100 बुक्स लिखी थी। इनका भी 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और 2020 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रिस्टोरेशन वर्क्स ऑफ कामेश्वरालय टेम्पल इन विच स्टेट? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में कामेश्वरालय मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों की आधारशिला रखी? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना है। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्होंने कामेश्वरालय टेम्पल जो कि रमप्पा टेम्पल कॉम्प्लेक्स मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में इसके रिस्टोरेशन वर्क की आधारशिला रखी है। साथ ही ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है रमप्पा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी लाया जाना है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, और ये सब लाया जाएगा प्रसाद स्कीम के थ्रू।
प्रसाद स्कीम के अंतर्गत इसका जो है डेवलपमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसकी भी आधारशिला रखी है। साथ ही इन्होंने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स को भी इनॉग्रेट किया है आसिफाबाद और महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में और आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आई होप मैंने सही इसको प्रोनाउंसिएशन किया इसका। साथ ही इन्होंने समक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन, इसको भी इनोग्रेट किया है भद्राचलम में, तेलंगाना में ही है। आपको जाना चाहिए समक्का सरलम्मा जतारा, ये फेस्टिवल है तेलंगाना से संबंधित। साथ ही इन्होंने श्री सीतारामा चंद्र स्वामी टेम्पल जो कि भद्राचलम में है, यहाँ पर प्रेयर्स भी की हैं। साथ ही इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रमप्पा टेम्पल, आप सभी जानते हैं, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी विजिट किया। विच प्लेयर वॉज निकनेम्ड ओरी द किंग, किस खिलाड़ी का उपनाम ओरी या द किंग रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है पेले। तो देखिए आप सभी जान गए होंगे पेले, जिनका जो वास्तविक नाम है वो एडसन एरेंटेस डो नसीमेंटो रहा है, जर्सी नंबर 10। तो ये इनका हाल ही में निधन हो गया है 29 दिसंबर को 82 की एज में, सौ पोलो ब्राज़ील में कैंसर था इन्हें। आपको जाना चाहिए इन्हें ब्लैक पर्ल भी बोला जाता है ना। तो ये दो निक नेम हो गए इनके। और 1366 गेम्स में 1281 गोल्स इन्होंने किए हैं। ये फीफा का आंकड़ा बता रहा हूँ, आपको विकिपीडिया पर अलग देखने के लिए मिलेगा, और कई तरह के आंकड़े हैं, ये मैं फीफा का बता रहा हूँ। फीफा के अनुसार 1366 गेम्स में 1281 गोल्स इन्होंने किए हुए हैं। और ये इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं फुटबॉल के, यानी कि उस वक्त मौजूद रहे टीम में। और ये यंगेस्ट एवर प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है 17 साल की उम्र में, जो कि अब तक एक रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप में इन्होंने 12 गोल्स किए हुए हैं। 1999 में इन्हें एथलीट ऑफ द सेंचुरी नामित किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। साथ ही ये टाइम लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी में। आपको बता दें सेंटोस के लिए इन्होंने 15 की एज में खेलना शुरू किया, और ब्राज़ील नेशनल टीम की ओर से 16 की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया। इन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप्स जीते, एक तो 1958 का स्वीडन, 1962 चिली और 1970 मैक्सिको। इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं। इनका निकनेम और ये रहा है द किंग, है ना, इसका मतलब होता है द किंग। 1958 टूर्नामेंट के बाद इनको ये नाम दिया गया। आपको जाना चाहिए जनवरी 1995 में इन्हें ब्राज़ील का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी नामित किया गया था। अच्छा, जो फुटबॉल है उसके लिए द ब्यूटीफुल गेम ये निकनेम दिया गया है, इसको पॉपुलराइज किया था पेले ने, द ब्यूटीफुल गेम। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी है पेले से संबंधित, आपको जाननी चाहिए। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। विच IIT विल सेट अप इंस्टीट्यूट इन मलेशिया? IIT खड़गपुर। व्हेन एंड वेयर डिड द भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट? September 7, 2022 कन्याकुमारी। Sacred Thangka Anki procession is related to which temple? Answer is Sabrimala temple. What was the most searched term globally on Google in 2022? Wordle. Who has been named captain of the Indian T20 squad against Sri Lanka? Answer is Hardik Pandya. Surya Kumar Yadav वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। Which birth anniversary celebration of Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj was celebrated on 29 December 356th? As per Income Tax Act 1961, it is mandatory for all PAN holders who do not fall under the exempt category to link their PAN with Aadhaar before 31 March 2023. Which research body has transferred to 4 private companies the first indigenous vaccine technology for HNN2 avian influenza virus in chicken? Answer is ICR निशा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए और सेशन को शेयर भी कर सकते हैं आप। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ESOP? व्हाट डज NESTS स्टैंड फॉर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? कई बार हम ये देखते हैं, हाल ही में भी देखा हमने, इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। विच मिनिस्ट्री हैज नोज द प्रज्वला चैलेंज? 14 kilometer long Angul Balram rail line inaugurated in which state? Which bank has reappointed Suresh Khatanhar as Deputy MD for a year? Who assumed charge as Chairman cum Managing Director of MOIL Limited? Indian Coast Guard concluded maiden contract for how many multicopter drones? India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement
केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम क्विज फॉर्म में आपके टेलीग्राम पर लेकर आते हैं, महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आते हैं। आप अपडेटेड रहते हैं, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से है। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।